इसको ऑन करो। राजपूत काल, राजपूत काल आएगा। तो राजपूत काल को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा त्रिपक्षीय संघर्ष को। त्रिपक्षीय संघर्ष को मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? और त्रिपक्षीय संघर्ष था आपका कन्नौज के लिए। क्यों? क्योंकि कन्नौज एक समृद्ध नगर था और कन्नौज से होकर के, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपसे, कन्नौज से होकर के उस समय ये कन्नौज है यूपी में, तो यहां कन्नौज से होकर के क्या जाता था भैया? इधर से भारत के सभी मार्ग निकलते थे, भारत के सभी मार्ग इधर से निकलते थे। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जुड़ा। उसमें कौन कौन थे? आपके राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार थे, एक छोटी सी कहानी सुन लेना बस, और एक पाल वंश थे। कौन थे? पाल वंश थे। पाल वंश हम लोगों को नहीं पढ़ना है राजपूत काल में, बस में एक छोटी सी कहानी। आगे चलेंगे बच्चे, क्या लिख रहे हैं? लम्हो थंडोपा, ये आपका दलाई लामा का पूरा नाम है, लम्हो थंडोपा। लाम्हो भी बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे। आगे चलेंगे बच्चे, आगे चलेंगे। तो देखो ये क्या था, एक बात को हम समझेंगे, मैं आपको क्लियर बताता हूं, ध्यान से देख लेना एक बात को। अगर हम बात करें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ध्यान से देखना बच्चे एक बार। तो इधर कन्नौज है, इधर जो शासक थे हमारे पाल वंश के शासक थे। कौन से थे? पाल वंश इधर था हमारा। अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहारों की, तो इधर गुर्जर प्रतिहार थे और इधर थे हमारे राष्ट्रकूट। तीनों में संघर्ष छिड़ा है। इधर कौन थे हमारे? ध्यान से देख लेना, राष्ट्रकूट इधर थे हमारे गुर्जर प्रतिहार। संघर्ष छिड़ता है कन्नौज की गद्दी के लिए, और होता क्या है? अंत में विजय तो गुर्जर प्रतिहारों की होती है, अंत में विजय तो किसकी होती है? वो गुर्जर प्रतिहारों की होती है। आगे देखना ध्यान से। तो इसमें क्या होगा बच्चे? अब इस बात में के लिए हम क्या बोल सकते हैं? शुरुआत देखते हैं। कारण क्या है? व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। पुराना नाम क्या है? कान्याकुब्ज, इसको बोलते हैं हम। कन्नौज को क्या बोलते हैं? कान्याकुब्ज इसको कहा जाता है। कान्याकुब्ज या कन्नौज इसको कहा जाता है। अब बच्चे यहां एक बात देखना आप कि सबका टारगेट किधर रहेगा? सबका टारगेट तो ये रहेगा कि भाई कन्नौज को हथियाना है। किसको हथियाना है? कन्नौज को हथियाना है। तो पहला फेस जो इसका हुआ, ध्यान से देखना, प्रथम चरण समझो। प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण में जो वत्सराज है, प्रथम चरण में कौन है? वत्सराज कन्नौज पर आक्रमण करता है। वत्सराज कौन है? गुर्जर शासक है। छोटी सी बात समझे, वत्सराज किस पर? कन्नौज पर आक्रमण करता है। और कन्नौज पर जब ये आक्रमण कर रहा है तो उस समय पाल बहुत एक्टिव है वहां। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया और किसको हराया? धर्मपाल, पाल वंश के किसको हराया? धर्मपाल को हराया। अभी राष्ट्रकूट बिल्कुल अलग है, ध्यान से देखना, अभी राष्ट्रकूट बिल्कुल अलग हैं और वत्सराज जो एक गुर्जर शासक है ये हरा देता है धर्मपाल को और गद्दी पर बैठा देता है उधर इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध। इंद्रायुद्ध एंड चक्रायुद्ध, ये दो भाई हैं, आयुध वंश के शासक थे। तो इनको ये शासन दे देते हैं, भैया तुम बैठो गद्दी पर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेंगे। लेकिन आगे क्या होता है? राष्ट्रकूटों का एक शासक है, उसको एकदम से ये लगता है कि भाई तेरा भी जाना जरूरी है, तू भी चल। तो राष्ट्रकूटों का एक शासक है वत्सराज, उसे ये लगा कि भाई इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, तू भी चल। तो ये इधर से इंटरफेयर करते हैं, इधर से
ये लोग तो चलो इनके तो आसपास है, ये देखो ये कहां से इंटरफेयर कर रहे हैं। तो राष्ट्रकूट जो शासक है, फिर बाद में ये शामिल हो जाता है इसमें, कौन? ध्रुव। लेकिन ध्रुव हरा देता है भैया, शामिल होता है। ध्रुव ने किसको हराया? वत्सराज ने। वत्सराज ने, ध्यान, सॉरी वत्सराज लिख दिया मैंने, ध्यान से देखना एक बार, क्या बोला मैंने? जो ध्रुव है, ध्रुव राष्ट्रकूट किसको हरा देता है? वत्सराज को हरा देता है। वत्सराज को मतलब उधर वत्सराज के सपोर्टर है ना, इंद्रायुद्ध चक्रायुद्ध को बैठा रखा था, उनके खिलाफ युद्ध हुआ। हाँ कोई बात नहीं, चल वो ध्रुव है राष्ट्रकूटों का, इधर से इंटरफेयर करता है और किसको हरा देता है? तो अभी इनका वहां से जो अधिकार था वो छिन गया। अब ये क्या बोलता है? चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध को अब हटना पड़ेगा, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध को तो हटना पड़ेगा ना। तो कॉमन सी बात क्या है? शुरुआत युद्ध की वत्सराज ने करी, धर्मपाल को हराया, गद्दी पर बिठाया इंद्रायुद्ध को, ठीक है। दाग गया, फिर जाकर के कौन कूद जाता है? ध्रुव, जो पहले से गद्दी पर, उसी को तो हराएगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये खत्म। आगे चलेंगे, क्या बोला मैंने कि ये ध्रुव गद्दी पर फिर किसको बिठाता है? ये ध्रुव वापस पहुंच जाता है और वापस गद्दी पर किसको? पाल वंश के शासकों को बिठा देता है। कॉमन सी कहानी क्या है? पहले पाल हारे, किसने हराए? किसने हराए? तो ये हराए आपके, ध्यान से देखना, वत्सराज ने। अंत में दूसरे चरण में क्या हुआ? पालों को गद्दी मिल गई, पालों को गद्दी मिल गई। और ये किसकी वजह से मिली गद्दी? ध्रुव राष्ट्रकूट, जो उधर राजपूत काल है, राजपूतों की वजह से गद्दी मिल जाती है, तो गद्दी मिल गई। ध्यान से देखो आगे क्या बात है। अब ये जो गद्दी का ये संघर्ष चला, तो इसमें ये वंश जो उभर कर आए, इसमें आपका पहला जो वंश हम नाम ले रहे हैं, तो ध्यान से समझना। अब ये व्यक्ति आप लोगों के क्यों थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि वत्सराज कौन है, तो आप लोग ये समझो पहले, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, बताएंगे बच्चे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन है बताएंगे? प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। तो ये चालुक्य जो थे, चालुक्य वंश के शासक थे, चालुक्यों के ये सामंत थे, उनके द्वारपाल ये रहे थे, तो उनको कहा जाता है कि भाई ये गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारपाल रहे थे पहले। किसके? चालुक्यों के। चालुक्यों के। अगली बात आती है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने कुचेलो कहा। ह्वेनसांग क्या कह देता है इनको? कुचेलो कह देता है। तो गुर्जरों को ह्वेनसांग क्या कहकर पुकारता है? कुचेलो कहकर पुकारता है। और अगर वंशावली की बात करें कि गुर्जर वंशावली, गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली के बारे में हमको कैसे पता चलता है, तो वो कैसे पता चला? वो समुद्रगुप्त के अभिलेख से पता चलता है। और समुद्रगुप्त ने एक अभिलेख तैयार करवाया था, नाम है, ध्यान से देखना, सॉरी ध्यान से देखना, क्या बताया मैंने आपको? मिहिर भोज, सॉरी मिहिर भोज ने एक अभिलेख करवाया शुरू, नाम है ग्वालियर अभिलेख। इस ग्वालियर अभिलेख से हमको क्या पता चली? ये वंशावली पता चलती है। ह्वेनसांग क्या कह देता है इनको? कुचेलो कह देता है। अल मसूदी क्या कहता है? अल मसूदी ने इनको कहा है अल जुर्ज। अल जुर्ज कहा है। अल मसूदी ने क्या कहा है बच्चे, बताएंगे? अल मसूदी ने क्या कहा है? वो कहा है अल जुर्ज। अल जुर्ज कहा है। आगे चलेंगे इसी कड़ी में बच्चे, ध्यान से देखना है। आगे क्या है कि प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में हम देखें तो इसके जो संस्थापक थे वो हैं आपके नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। कौन शासक है बच्चे, बताएंगे एक बार? इनके शासक कौन है? वो नागभट्ट प्रथम है। अरे संस्थापक नागभट्ट प्रथम होंगे, ये भी कोई ट्रिक होगी? मूर्ख। मिशन यूपी लेखपाल बहुत दिन में दिखे हो।
चलो आगे आएंगे बच्चे, कौन संस्थापक है बताएंगे एक बार, वापस उस स्टोरी को जोड़ेंगे हम, ध्यान से देखेंगे इस बात को। क्या बताया मैंने, गुर्जर संस्थापक कौन है, इसके कौन है, वो नागभट्ट प्रथम है। और नागभट्ट प्रथम के बारे में पूछा जाएगा कि इन्होंने राजधानी कहां बनाई थी अपनी, ये राजधानी थी इनकी भीनमाल, यानी राजस्थान की तरफ ये राज करते थे। राजस्थान में क्या बनाई इन्होंने, अपनी राजधानी भीनमाल में ये बनाते हैं। और नागभट्ट प्रथम के बाद में कौन आया शासक गद्दी पर, वत्सराज। कौन है, वत्सराज। इन्हीं को गुर्जर वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का। और यही वो व्यक्ति है, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि गुर्जर प्रतिहार शासकों की तरफ से कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शासक ने भाग लिया था, किस शासक ने भाग लिया था कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो वो कौन है, नागभट्ट के बाद कौन आया आपका, वत्सराज आया। क्या आया, वत्सराज गद्दी पर आ जाता है। और वत्सराज ने क्या किया था, वत्सराज ने चौहानों को सामंत बनाया। सामंत मतलब अपने यहां मंत्री बनाया। वत्सराज ने चौहानों को सामंत बना लिया, चौहानों को सामंत बनाया। तो चौहान शुरुआत में सामंत थे, किसके जो सामंत थे, ये थे आपके वत्सराज के। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। सावंत, राखी सावंत नहीं है, सामंत है। क्या है, सामंत है। इसके बाद में आता है आपका फिर शासक एक नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट सेकंड के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसने कन्नौज को जीता था, कन्नौज को जीता था। यहां से एक बात समझनी है, कन्नौज को जीता था किसने, नागभट्ट सेकंड। फिर अब मैं रिपीट करता हूं, आप लोग अब समझ पाएंगे, एक बार ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना। मैंने बताया संघर्ष आपका हुआ था किसके लिए, कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए संघर्ष में तीन पार्टी हैं, एक थे आपके गुर्जर प्रतिहार, समझने की कोशिश करना, अब की बार अगर ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। एक है आपके पालवंश, पालवंश बंगाल की तरफ है, गुर्जर प्रतिहार आपके राजस्थान की तरफ है। और इधर थोड़े साउथ की तरफ कौन है आपके, इधर थे आपका तीसरा पक्ष बच्चे, तीसरे थे राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग जिनके संस्थापक हैं। देखो एक बार ध्यान से, बड़े आराम से समझेंगे बच्चे। तो कन्नौज की गद्दी पर तीनों अधिकार करना चाहते हैं। जब तीनों अधिकार करना चाहते हैं तो ये प्रतिहार सबसे पहले आक्रमण करते हैं, सबसे पहले आक्रमण किया, इतनी बात क्लियर है। तो पहले अधिकार किसका हो गया, गुर्जर प्रतिहारों का हो गया, बात क्लियर है। और गुर्जर प्रतिहारों का जब इस पर कंट्रोल हो गया तो इन्होंने किसको बिठाया, इंदिरा युद्ध को। किसको, इंदिरा युद्ध को। इनका समर्थन प्राप्त था, दो भाई थे, बोले तुम गद्दी पर बैठ जाओ, पैसे वैसे हमको भेजते रहना। हराया किसको था इन्होंने, पालवंश के साथ। ये गए इधर से, इन्होंने जो गद्दी पर है उसको हराया, यानी किसको हराया, प्रतिहारों को हरा दिया। अब कंट्रोल किसका हो गया, राष्ट्रकूटों का हो गया। बात क्लियर है, राष्ट्रकूटों का हो गया कंट्रोल, इतनी बात क्लियर है। लेकिन राष्ट्रकूटों का जो कंट्रोल हो गया उसके बाद फिर से अंतिम रूप से आपको रिजल्ट याद रखना है, अंतिम रूप से कन्नौज की गद्दी पर कब्जा किसका हुआ था इस संघर्ष में, तो आप याद रखेंगे अंतिम रूप से कब्जा हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश का। और प्रतिहार वंश में वो शासक कौन है जिसने अंतिम निर्णय इस युद्ध का साबित किया। तो अंतिम निर्णय किसने साबित किया था इसका, वो नागभट्ट द्वितीय ने साबित किया था। और नागभट्ट द्वितीय ने किसको जीता था, किसको जीता था, बात क्लियर है। अंतिम विजय किसकी हुई, गुर्जर प्रतिहारों की हुई। और वो शासक कौन है, नागभट्ट द्वितीय है। और इसने कन्नौज को जीता और कन्नौज को ही राजधानी बनाया। किसने जीता था कन्नौज को, बताएंगे बच्चे। एक बार सभी बच्चों का जवाब चाहता हूं कि कन्नौज पर अंतिम विजय किस शासक की हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम
क्या बोला मैंने, ध्यान से देखेंगे। राजधानी किसने बनाया, इसको नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, नागभट्टे के बारे में कहा जाता है ऐसे गुर्जर शासक थे जिन्होंने समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी, इन्होंने समाधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। समाधि से अपने, बिल्कुल बहुत शानदार मेरे शेर, ये हुई ना बात, समाधि से अपने प्राण इन्होंने त्याग दिए थे। इसके बाद गद्दी पर आए थे आपके मिहिर भोज। कौन आए थे, मिहिर भोज। 49 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, 49 वर्षों तक शासन किया। अब एक बात देखना बच्चे कि भोज कोई टाइटल नहीं है, भोज का मतलब वो होता है जो दक्षिण को जीत लेता है। तो दक्षिण को किसने जीता था, मिहिर भोज ने जीता था। कौन है मिहिर भोज, जिन्होंने दक्षिण को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उस शासक का नाम क्या है, उस शासक का नाम है मिहिर भोज। 49 वर्ष। इन्हीं के पुत्र थे महेंद्र पाल, महेंद्र पाल, वत्सराज, वत्सराज के बाद में नागभट्ट द्वितीय, इसके बाद में मुख्य शासक हुए मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद में कौन हुए, महेंद्र पाल। इस बात को याद रखेंगे। महेंद्र पाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के दरबार में रहते थे राजशेखर विद्वान। प्रश्न पूछा जाएगा राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो जवाब देंगे बच्चे राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। तो राजशेखर दरबार में रहते थे महेंद्र पाल के, और इन्होंने ही लिखा है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसने लिखा है, वो आपका राजशेखर ने लिखा है। और बाल रामायण को किसने लिखा है, बाल रामायण को भी किसने लिखा है, वो आपका राजशेखर ने लिखा है। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चे। फिर आता है आपका इनके बाद में एक शासक इंपोर्टेंट, महिपाल प्रथम। कौन, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनके दरबार में आया था अल मसूदी। आपसे कोई पूछे अल मसूदी किसके दरबार में आया था, तो इन्हीं के दरबार में आया था। अल मसूदी किसके, महिपाल प्रथम के में। आपसे पूछे सास बहु अभिलेख, इस बात पर तो खुश हो जाओगी। सास बहु अभिलेख किसने जारी कराया था, सास बहु अभिलेख किसने जारी कराया था, वो आपका बहुविभागी। रुक जाओ, इसको वापस लेके आते हैं इधर ही। सास बहु अभिलेख किसने जारी कराया था, वो कराया था आपका महिपाल प्रथम ने। महिपाल प्रथम का वंश किस संबंध है, इसका इसका गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंध है। याद रखेंगे बच्चे, वेरी गुड। एक इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, एक शासक हुए आपके राज्यपाल। कौन शासक हुए, महिपाल के बाद में राज्यपाल। राज्यपाल के समय में ही क्या हुआ, महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, और ये राज्यपाल भाग जाता है। ये राज्यपाल भाग जाता है। याद रखेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण से कौन भाग गया था, दक्षिण का शासक, तो कौन है वो, महिपाल प्रथम है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक व्यक्ति विद्याधर। विद्याधर इस राज्यपाल को मार देता है। वो आपके काम की चीज नहीं है, आपके काम की चीज बिल्कुल नहीं है। आपको देखना है अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक है आपका यशपाल। कौन, यशपाल। इसी तरह बच्चे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, मोहित प्रजापति बहुत शानदार बच्चे, कृष्ण राजपूत बहुत शानदार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे बच्चे। आगे आता है राष्ट्रकूट वंश। क्या आता है, राष्ट्रकूट वंश को भी इसी तरह आप लोग समझेंगे। एक बार मैंने भी बताया था आपको, एक नाम बताया था मैंने, राष्ट्रकूट वंश का वो शासक कौन है जिसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। आंसर देंगे बच्चे, कौन सा वो शासक है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था राष्ट्रकूटों की तरफ से। तो इनको क्या बोलते हैं, राष्ट्रकूट इन्हीं को बोला जाता है, मराठों के पूर्वज थे। कौन थे, मराठों के पूर्वज इन्हीं को कहा जाता है। मराठों के पूर्वज भी इन्हीं को कहा जाता है। और इन्हीं में बच्चे जो इनके संस्थापक पूछे जाएं आपसे, तो संस्थापक क्या बोलोगे, इन्हीं का संस्थापक थे आपके दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा ध्यान से पढ़ रहा था। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वेरी गुड। बस इतनी सी बात याद करनी थी।
ध्रुव ने एक बार जीता और बाद में नागभट्ट द्वितीय जीत जाता है। छोटी सी बात, ये हुई ना बात। कौन है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक? दंती दुर्ग हैं। लेकिन प्रमुख शासक कौन से रहे हैं राष्ट्रकूट वंश में? इसमें एक शासक आपको पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। एलोरा किस राज्य में स्थित है? एलोरा किस राज्य में स्थित है बच्चे बताएंगे? एलोरा हो या एलिफेंटा हो, ये सभी कहां, अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं बच्चे? ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। किधर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में स्थित है। अगर ये क्लास तुमने कर ली ना, और जिस दिन तुम पीटी या बाकी ये टॉपिक से प्रश्न किसी भी क्वेश्चन में आएगा ना, अगर ना कर दो तो कहना। खुद इस चीज का एहसास आप कर सकते हो कि भाई छूट नहीं सकता है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। बात क्लियर है? महाराष्ट्र में है। क्या एलोरा किधर है? ये आपका महाराष्ट्र में है। आगे चलेंगे, नोट कर लेंगे इस बात को आप लोग। अजंता भी, एलोरा भी, अजंता भी, एलोरा भी, और थैंक यू। आगे चलेंगे। इसी में एक शासक हुए आपके कृष्ण प्रथम के बाद में बच्चे, ध्रुव। कौन है? ध्रुव। याद रख लेना, इन्होंने किसमें भाग लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन सा था? ठीक है, आगे इसी में एक शासक आता है, अमोघ वर्ष। कौन आता है? अमोघ वर्ष आता है। और अमोघ वर्ष ने ही रचना की थी किसकी? कविराज मार्ग की। कविराज मार्ग की। प्रश्न ये भी पूछा गया है, कविराज मार्ग को किस भाषा में इन्होंने लिखा था? राजा होते हुए लेखन कार्य किया हर्षवर्धन की तरह। कविराज मार्ग कौन सी भाषा में लिखी? कन्नड़ भाषा में लिखी। और इन्हीं के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने राजधानी क्या बना दी? मान्य खेत बनाई। राजधानी, मान्य खेत को राजधानी किसने बनाया था राष्ट्रकूटों के शासकों में? तो आप कहेंगे अमोघ वर्ष थे। कौन थे? अमोघ वर्ष वो शासक थे। बात क्लियर है? कविराज मार्ग की रचना किसने की? आगे चलेंगे बच्चे। अब बात आएगी, आप कहेंगे जी आपने एक चीज बताई थी, मैं बता रहा हूं, इंद्र थर्ड, इसके शासनकाल में भी अलमसूदी आया। तो ये बच्चे एक ही शासनकाल नहीं है, ये एक ही समय के शासक हैं। इधर गुजर प्रतिहार शासक थे, इधर राष्ट्रकूट शासक थे। तो ये किसके समय पर बताया था मैंने आपको? ये महिपाल के समय पर भी आता है, और ये अलमसूदी इंद्र के समय पर भी आता है। इंद्र के समय पर भी आता है। आपसे कोई पूछे अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था इनका? तो आप कहेंगे कृष्ण थर्ड था। कौन था? कृष्ण थर्ड इनका अंतिम शासक था। बात क्लियर है? अंतिम शासक कौन था? कृष्ण थर्ड था। आगे चलेंगे बच्चे। वेरी गुड। तुमने पहली बार पढ़ा होगा कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कभी तो तुम ऐसे हो ना, तुम्हें सुनती हुई कहानी अच्छी लगती है। अब क्लियर है ना? 2 बार करवाना पड़ा है तुम्हारी वजह से। चलो